छोटे कदमों से ही बड़ा सफर बनता है। मेहनत करने वालों का हर सपना सच बनता है। डर को पीछे छोड़ हिम्मत रख, क्योंकि आसमान भी झुकता है जब इरादा मजबूत बनता है। जी हाँ, है कि नहीं? अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खासकर अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 8th का जो एसएसटी का पेपर था वो हो गया है और जिसकी लेटेस्ट आंसर की मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। और इसी आंसर की के आधार पर हम ये जानेंगे कि पेपर का जो स्तर था वो कैसा रहा, पेपर हार्ड था या फिर सरल था। तो सबसे पहले तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पे खंड ए, जहाँ पे आपको दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 1 से लेके 8 तक, और आपको बता दूं कि ये एक एक नंबर के हैं। तो सबसे पहले आप ये यहाँ देख लीजिए, लिखा गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कर उत्तर देना आपको। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, 1782 ईस्वी में अरेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसने सौंपा था? तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन से जेम्स मिल और ऑप्शन द लॉर्ड माउंटबेटन। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सही और राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ। दूसरा प्रश्न पूछा है, बिरसा मुंडा ने रावणों शब्द से किसे संबोधित किया था? आपको बता दूं कि ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आदिवासियों, ऑप्शन बी जमींदारों, ऑप्शन सी काश्तकारों और ऑप्शन द है डिक्कू और यूरोपियो। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन द डिक्कू और यूरोपियो को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदा निर्माण के कारक हैं, यानी कि वो कारक बताने हैं जो मृदा के निर्माण में सहायक हैं। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है आपको समय, ऑप्शन बी दिया गया है जनक शैल स्वरूप, ऑप्शन से दिया गया है जल वायुविक कारक और ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऊपर वाले जो तीनों ऑप्शन आपको दिए गए ये सही है, तो इसका मतलब इसमें राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है भूमि निम्नीकरण, ऑप्शन बी भूस्खलन व मृदा अपरदन, ऑप्शन से मरुस्थलीकरण। तो इसमें ऑप्शन दे दिया गया उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो राइट आंसर है वो भी उपयुक्त सभी होगा। तो यहाँ तक आपके कोई समस्या नहीं है शायद। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का मतलब क्या है? प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है किनारे या हाशिए पर धकेल देना, ऑप्शन बी है व्यक्ति को चीजों के केंद्र में रखना, ऑप्शन से राजनीतिक रूप से ताकतवर और ऑप्शन द सामाजिक वर्चस्व का होना। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किनारे या हाशिए पर धकेल देना। यह हाशिए का मतलब होता है। अगला प्रश्न पूछा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी का संबंध के रिसाव से, यानी कि आपको इसमें गैस का नाम बताना है। भोपाल गैस त्रासदी जो 2 या 3 दिसंबर 1984 को होती है, उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन द है सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैं आपको बता दूं इसमें राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। जी हाँ, जिसे शॉर्टकट में हम बोलते हैं मिक। जी हाँ, इसी गैस का यहाँ पर रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है 18वीं सदी के राजस्थान से। प्रश्न है, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कहलाता था। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए खिराज, ऑप्शन बी अहदनामा, ऑप्शन से चौथ और ऑप्शन द जजिया। तो मैं आपको बता दूं इसमें राइट आंसर होगा चौथ। जी हाँ, क्योंकि खिराज कृषि भूमि पे लगने वाला कर था। अहदनामा जो एक का मित्र व दूसरे का मित्र व शत्रु होगा, कुछ इस प्रकार से था। तो इसमें राइट आंसर होगा चौथ। तो ये आप मिला लेना। अगला प्रश्न पूछा गया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, IM शक्ति फंड जो योजना है उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना,
ऑप्शन ब लिखा इसने कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन स लिखा है बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। और ऑप्शन ड है महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें राइट आंसर होगा ड, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। आप जल्दी से फटाफट से हमें कमेंट करके बता दीजिए कि जो ये ऊपर वाले 8 प्रश्न है ये किस किस के सही हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम खंड ब की, जहां से प्रश्न पूछे गए 9 से 12। तो इसमें प्रश्न संख्या 9 देखिए आप, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। विले की नीति से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि विले की जो नीति है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई नीति थी और ये नीति इस सिद्धांत पर आधारित थी कि अगर किसी शासक यानी कि राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी और कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। उस शासक को किसी अन्य बच्चों को गोद लेकर उसे उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार नहीं होगा। तो ये थी लॉर्ड डलहौजी की विले नीति। उम्मीद है कि आपने ये आंसर जरूर सही किया होगा। पेपर में आगे देखिए, अगला प्रश्न है कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको शब्द दिए गए जनसंख्या परिवर्तन, जीवन प्रत्याशा, घनत्व और 3/4, इन्हीं का चयन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला पूछा है एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग, तो इसमें राइट जो आंसर आएगा रिक्त स्थान वो आएगा 3/4, 3/4 लोग रहते हैं। अगला है पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न पूछा इसने जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला शुरुआत में रिक्त स्थान दिया गया तो इस रिक्त स्थान में आएगा जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य उन वर्षों की संख्या से है जिनमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सके। ये बहुत ही बढ़िया खालिस्तान अब की बार दिए गए हैं। अगला देखिए मिलान करना है, सुमेलित करना है आपको, खंड ए और खंड ब को मिलाना है। तो मैं इसमें जो राइट आंसर है वो सामने लिख रहा हूं, तो आप मिलान कर लेना है। लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। उसके बाद में साक्षरता दर, साक्षरता दर को मिलाना है आपको ग से। ग वाले ऑप्शन में लिखा है किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में से पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या का प्रतिशत क्या कहलाता है, साक्षरता दर। उसके बाद में लिखा है राष्ट्रीय राजमार्ग, आपको बता देंगे। आपको मिलाना इसमें केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। राष्ट्रीय नाम आ गया तो केंद्र सरकार से संबंध होगा। और उसके बाद में लिखा है स्वर्णिम चतुर्भुज, आपने सुना होगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया है। तो इसमें होगा भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला राजमार्ग। तो ये आप मिलान कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा इसने निम्नलिखित कथनों को पढ़कर एवं जांचकर उचित स्थान पर सत्य असत्य लिखिए। तो सही गलत आपको बताने हैं। तो पहला इसमें पूछा गया है संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको बढ़ना है असत्य, यानी कि ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि ये जो बात कही गई है ये बात कही गई है अनुच्छेद 15 में, यानी कि आर्टिकल 15 में। तो ये गलत होगा। उसके बाद में अगला है वह कृत्य जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं नैतिक रूप से निंदनीय कृत्य कहलाते हैं। तो ये राइट आंसर है, सही है। उसके बाद में अगला लिखा है भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। अगला है जन सुविधाएं मुहैया यानी कि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका मतलब यह है कि इन चारों में से केवल पहला जो है वो कथन असत्य है, बाकी 3 कथन सत्य हैं। तो कमेंट कर दीजिए कि किस किस के ये सही हुए हैं। पेपर में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है माहौलवारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका आंसर जो है वो भी आसान है। इसका आंसर आप सुन लीजिए। हॉल्ट मैकेंजी नामक
कोई अंग्रेज जिसने एक नई व्यवस्था तैयार की थी जिसे लागू किया गया था 1822 में, और इस व्यवस्था को माहौलवारी बंदोबस्त नाम दिया गया था। इस व्यवस्था के तहत गांव अथवा ग्राम समूह है, और जो ग्राम समूह होता था उसे महल कहा जाता था, को एक राजस्व इकाई माना गया था। इस व्यवस्था में भूमि की जांच की जाती थी, खेतों को मापा जाता था, स्थानीय समुदायों में वर्गों के अधिकार एवं रीति रिवाजों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता था। राजस्व वसूली की जवाबदेही जमींदारों के बजाय गांव के मुखिया के ऊपर होती थी। तो उम्मीद है कि आपने ये राइट आंसर लिखा है कुछ ऐसा। अगला प्रश्न पूछा है इसने 13वें का जो दूसरा है वो पूछा है, जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, इस कथन को स्पष्ट करना है। तो बहुत आसान प्रश्न है ये। इसमें आपको याद रखना है जेम्स मिल जिसने भारतीय इतिहास, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक जो पुस्तक लिखी थी, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मिल ने भारतीय संस्कृति को पिछड़ा और अंधविश्वासी माना था। उन्होंने प्राच्यवादियों को निशाना बनाते हुए तर्क दिया, यानी कि विचार प्रस्तुत किया, यूरोपीय ज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा ही भारत को सभ्य बना सकती है। उनका मानना था कि पश्चिमी सभ्यता श्रेष्ठ है तथा भारतीय ज्ञान अवैज्ञानिक और पिछड़ा हुआ है। वे अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों को सभ्य बनाने पर जोर देते थे। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महिलाओं के उत्थान के लिए पंडिता रमाबाई के द्वारा किए गए प्रयासों पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। अच्छा प्रश्न है, और इसके उत्तर में आपने लिखा होगा, पंडिता रमाबाई ने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी तथा पुनः एक विधवा गृह की स्थापना की। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और रूढ़िवादी प्रथाओं जैसे घरेलू हिंसा है उसका विरोध किया। विधवाओं व पीड़ित महिलाओं को शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसे सिलाई का काम है, बुनाई का काम और खेती करना, ये आदि कार्य प्रदान किए थे। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, भूगोल से प्रश्न पूछा गया है और काफी बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं। प्रश्न पूछा गया है, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास के कोई 3 सिद्धांत लिखिए। तो 2 प्रश्न एक साथ पूछे गए हैं। तो सबसे पहले सतत पोषणीय विकास की बात करते हैं। सतत पोषणीय विकास होता है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इससे न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। इसके बाद में आपको लिखने थे सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। अगला सिद्धांत है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। और अगला सिद्धांत है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। तो ये प्रश्न मेरे ख्याल से किसी का गलत नहीं हुआ होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछा गया है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में प्रयुक्त आर्थिक क्रियाओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? उदाहरण सहित समझाइए। और मेरे ख्याल से यही एक ऐसा प्रश्न है आज के पेपर में जो आपको शायद परेशान करने वाला लगा हो। चलिए लेकिन इसका उत्तर हम जान लेते हैं। देखिए, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं आपको लिखनी है, जिसमें सबसे पहले आएगा प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया में आपको बताना था ये प्राकृतिक संसाधनों के सिद्ध उत्पादन से जुड़ी होती है, जैसे कृषि कार्य करना है। उदाहरण आपको लिखने थे, उदाहरण जैसे गेहूं एवं कपास की खेती करना है। उसके बाद में द्वितीय क्रिया का जिक्र करना था। द्वितीय क्रियाएं वो होती है जो कच्चे माल को परिष्कृत उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रियाएं हैं, जैसे प्रसंस्करण है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण होगा इसमें गेहूं से आटा पिसवाना या बिस्कुट फैक्ट्री में बनाना या फिर कपास से कपड़ा बनाना, ये इसके उदाहरण होंगे। उसके बाद में लिखना था तृतीय क्रिया। तृतीय क्रियाएं देखिए ये सेवाओं से संबंधित होती है। ये सेवाएं प्रदान करने वाली क्रियाएं हैं जो उत्पाद को उपभोक्ता यानी कि हम लोगों तक पहुंचाती है। उदाहरण की बात करें तो इसमें आएगा परिवहन, व्यापार या दुकान पर बिक्री। उम्मीद है लगभग आप बच्चों ने ये सही किया होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, आप बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है इसने। प्रश्न पूछा गया है घरेलू हिंसा से आपका क्या अभिप्राय है?
घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू होने से महिलाओं के जीवन में आए बदलाव को समझाइए। तो इसमें भी दो तरह के प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो सबसे पहले घरेलू हिंसा के बारे में आपको बताना है। देखिए घरेलू हिंसा क्या होती है, इसकी हेडिंग यहाँ पे लिखा है। जब परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य होता है, वो आमतौर पे पति ही होता है, घर की किसी औरत, जो कि आमतौर पे कौन हो सकती है, पत्नी, उसके साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, घरेलू हिंसा बोलते हैं। यानी कि इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक यानी कि गाली गलौज, यौन या जबरदस्ती या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। उसके बाद में महिलाओं के जीवन में जो बदलाव आए वो देख लीजिए इस कानून के द्वारा। घरेलू हिंसा कानून जो है वो 2005 में महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया, 2006 में इसे लागू किया गया। हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिनका जिक्र मैंने यहाँ पर किया है। देखिए पहला है, ये कानून साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। दूसरा, इसमें बताया गया महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही हुआ होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जनहित याचिका यानी कि PIL आम व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है और इस कथन के पीछे आपको तर्क प्रस्तुत करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके आंसर के लिए 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि अब गरीब लोग भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए जा सकते हैं। जनहित याचिका के तहत कोई भी व्यक्ति पत्र या साधारण याचिका के माध्यम से सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है, बिना जटिल कानूनी प्रक्रिया अपनाए। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बंधुआ मजदूरों की रिहाई के मामले में PIL ने हजारों लोगों को मुक्ति दिलाई है। इसमें कोर्ट फीस नगण्य यानी कि नए के बराबर होती है और जो सुनवाई का कार्य होता है वो तुरंत प्रभाव से होता है, जिससे आम आदमी का व्यय यानी कि खर्चा बचता है। यही नहीं, जनहित याचिका ने बंधुआ श्रम, महिला अधिकार और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाया है। तो इस प्रकार से ये आंसर आपको करना था। हालांकि इससे मिलता जुलता भी अगर आप लिखते हैं तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न इसने पूछा है, दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला पूछा है 19वें प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। 19वें में पहला प्रश्न पूछा गया है, 1857 की क्रांति की असफलता के किन्हीं दो कारणों को समझाइए। तो दो कारण इसमें आपको लिखने थे असफलता के। तो मैंने पहला कारण लिखा है, अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग करना, और दूसरा कारण लिखा है मैंने, कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव। इसके अलावा भी आपने कोई भी कारण लिखे हैं वो सही होंगे, क्योंकि इसमें काफी सारे कारण दिए गए हैं, जैसे एकता का अभाव है, क्रांति का समय से पहले प्रारंभ हो जाना है और सभी स्थानों पे एक साथ क्रांति का शुरू न होना है। तो काफी कारण है, तो मैंने ये दो कारण लिखे हैं। और 19वें में दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है, राजस्थान राज्य महिला आयोग पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, राजस्थान राज्य महिला आयोग पर टिप्पणी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का जो गठन होता है वो 15 मई 1999 को होता है। यह आयोग जनता से सीधी सुनवाई, जन संवाद, शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्यवाही करता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 3 इसके सदस्य होते हैं। जो इसका अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह आयोग महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या जो 20 है उसमें भी दो तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, दो प्रश्न पूछे गए हैं। 20वें का जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पूछा गया है, एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप किस तरह से अपने ग्राम या नगर को स्वच्छ रखेंगे, लिखना है इसके बारे में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अपने हिसाब से भी आपने अगर इस प्रश्न को ट्रैक किया है, हैंडल किया है, तो आंसर आपका मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। तो जहाँ तक मैंने इसका आंसर लिखा है वो ये लिखा है, इसमें कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं,
तो वो देख लीजिए आप। पहला पॉइंट जैसे लिखा है, घर से कचरा बाहर नहीं फेंकूंगा बल्कि अलग अलग डिब्बों में कचरा डालकर कचरा संग्रहण केंद्र तक पहुंचाऊंगा। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा है, सड़कों, पार्कों या नालियों में कचरा फेंकने से बचूंगा और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकूंगा। फिर आगे मैंने लिखा, पड़ोसियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाऊंगा जिसमें गलियों और नालियों की सफाई की जाएगी। इसके अलावा मैंने लिखा है, पानी की बर्बादी नहीं करूंगा और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करूंगा। तो मेरे ख्याल से उत्तर आपका बिल्कुल सही सही होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 में दूसरा पूछा गया है, दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे, इस कथन की करनी है आपको व्याख्या। तो ये अच्छा प्रश्न है। हालांकि कभी कभी डायरेक्टली इसमें दुर्ग का नाम देकर उस पर टिप्पणी पूछी जाती है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं पूछा गया। अब की बार सिर्फ इतना पूछा गया है, दुर्ग जो बनाए जाते थे वो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों थे, वो देख लीजिए आप। तो इसमें मैंने लिखा है, दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा और लिखा है, दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयां बनाई जाती थी जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। दुर्ग शासकों के आवास यानी उनके रहने योग्य, सेना व जन सामान्य के लोगों के रहने के लिए सुरक्षित स्थल थे। तो ये उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 पूछा गया है, राजस्थान के सीमेंट उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और इसमें अगर जिसने भी लिखा है ये भरपूर नंबर मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस चैप्टर में आपके राजस्थान के वृहद उद्योग दिए गए हैं और वृहद उद्योग में से ये एक उठाया है एग्जामिनर ने। तो इसमें देखिए किस प्रकार से इसे लिखना था। तो मैंने इसमें लिखा है, राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य यानी कि सबसे आगे माना जाता है। राज्य का जो पहला सीमेंट कारखाना वो 1915 में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। हालांकि आपके सिलेबस में 20वीं सदी दी गई है, तो 20वीं सदी के दशक में भी अगर आपने लिखा है तो आपका आंसर ये राइट रहेगा। उसके अलावा आगे लिखा गया है, सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर एवं जिप्सम जो है वो राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। इसमें थोड़ा और विस्तार से लिखा है, कच्चे माल की उपलब्धि के कारण चित्तौड़गढ़ जिला जो है वो सीमेंट उत्पादन के लिए राजस्थान का आदर्श जिला माना जाता है। राजस्थान के प्रमुख सीमेंट कारखानों में कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे बिरला सीमेंट वर्क्स है चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स है उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर और श्री सीमेंट ब्यावर। जेके वाइट वर्क्स सीमेंट जो है वो निमाहेड़ा, ये इसके प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। फिर प्रश्न संख्या 22 बहुत ही आसान, राजस्थान के मानचित्र में आपको 4 जो स्थान है वो अंकित करने थे, भरने थे। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, जिसमें बीकानेर दिया गया है, धौलपुर दिया गया है, जयपुर दिया गया है और राजसमंद दिया गया है। तो आप ने ये सही किया होगा। तो मैं आपको इस मैप के जरिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ आपको बीकानेर बनना था, यहाँ ये राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला डिस्ट्रिक्ट जो है वो धौलपुर यहाँ बढ़ना था। जयपुर राजस्थान की जो राजधानी है वो ये संकेत के तौर पे दर्शाया गया, तो यहाँ पे जयपुर आता है और ये उदयपुर के ठीक ऊपर राजसमंद। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 देखिए आप। प्रश्न संख्या 23 में 2 प्रश्न पूछे गए। 23 का जो पहला है वो पूछा गया है, 1857 की क्रांति के बाद इतिहास का नया चरण प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों की नीतियों में आए बदलाव के संदर्भ में कथन का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी बदली गई है आपको कंफ्यूज करने के लिए। बाकी आपका ये प्रश्न पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न इस प्रकार से भी होता है कि 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। तो इस प्रकार से ये प्रश्न होता है। इसने थोड़ा सा घुमा फिरा के वही चीज आपसे पूछी है, तो उसी के आधार पे मैंने इसका आंसर भी बनाया है। तो इसका आंसर होगा, इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो आपने वहाँ जो आंसर लिखने की जो जगह दी गई उसके आधार पे आपने उत्तर लिखा होगा। तो मैंने लिखा इसमें, जैसे ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पारित किया जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया।
ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वाइस राय का ओहदा दिया गया। ओहदा का मतलब होता है पद। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा है उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दे दी गई, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने जो विलय नीति अपनाई थी उसमें ये बंद कर दिया गया था। इसके बाद में आगे मैंने यहाँ पे लिखा ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम कर दिया गया, जबकि यूरोपीय सिपाहियों के अनुपात को बढ़ाया गया। और सबसे आखिर में लिखा भूस्वामियों एवं जमींदार की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को सुरक्षित करने वाली नीतियां बनाई गई। इसमें आगे यानी कि 23वें का जो दूसरा है वो पूछा गया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कोई दो पे आपको टिप्पणी लिखनी थी, जिसमें 3 पूछे गए, 3 में से कोई 2 करने थे। जैसे इसमें पूछा गया बाल गंगाधर तिलक का स्वराज, तो जिस भी बच्चे ने ये किया है तो मैंने उनके लिए आंसर बनाया है। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक शक्तिशाली घोषणा पत्र था। इस नारे से जनता में स्वशासन की चेतना जगाई, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला स्पष्ट लक्ष्य था। इससे गैर सहयोग आंदोलन की नींव भी पड़ी, तो इस हिसाब से ये लिखना था। उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय का योगदान ये पूछा गया है दूसरा, तो इसमें मैंने उत्तर लिखा है लाला लाजपत राय ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। वे लाल बाल पाल त्रिमूर्ति के प्रमुख सदस्य थे, जो कि गरम दल से थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये इनके पूरे नाम थे, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा है लाल बाल पाल। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो साइमन गो बैक के नारों से उसका स्वागत किया गया। क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। विरोध करने वालों में लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियां बरसाई गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, तो इस हिसाब से ये उत्तर लिखना था। उसके बाद में तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसमें भी ज्यादा लंबा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं थी। 13 अप्रैल 1919 के दिन रोलेट एक्ट के विरोध में सभा करने हेतु कई लोग अमृतसर नगर के जलियांवाला बाग में एकत्रित यानी कि इकट्ठा हुए। इस बाग में केवल एक ही निकास यानी कि बाहर आने का रास्ता था। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए इन निर्दोष नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इन नागरिकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई और सैकड़ों लोग मारे गए। तो इस हिसाब से ये आंसर लिखना था। तो मैंने आपको तीनों बता दिए, हालांकि आपको करने थे 2 ही। तो कमेंट में फटाफट से बता दीजिए कि आपने कौन से 2 किए हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 देखिए आप। प्रश्न संख्या 24 में भी 2 तरह से पूछे गए हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 24 का जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो देखिए आप। पहला प्रश्न पूछा गया है मृदा संरक्षण की किन्हीं 4 विधियों का वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, तो कोई भी 4 विधि आपको लिखनी थी। हालांकि आपके सिलेबस में 7 विधियां दी गई है, तो मैंने यहाँ पे 4 विधियां लिख दी है। जैसे पहली विधि लिखी है मल्च बनाना। इस विधि के अंतर्गत पौधों के बीच अनावर्तित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इस विधि से मृदा की आर्द्रता जो है वो रुकी रहती है। उसके बाद में दूसरी विधि का नाम मैंने लिखा वेदिका फार्म। इस विधि में चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। उसके बाद में तीसरी विधि मैंने लिखी चट्टान बांध। ये जल के प्रवाह को कम करने में मदद करते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं तथा मृदा की जो क्षति होती है उसको रोकते हैं। और चौथी विधि मैंने लिखी बीज की फसल उगाना। इस विधि के अंतर्गत वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। तो ये हो गई प्यारे बच्चों 4 विधियां। और इसी के अथवा में आप देखिए, इसी के अथवा में पूछा गया है, यानी कि 24वें के पहले के अथवा में पूछा गया है प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न ये भी अच्छा है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा और ऊपर वाला किया है तो मेरे ख्याल से आप आगे हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला इसमें वन है, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म और चौथा है टुंड्रा वनस्पति।
अब इसके बाद में आगे देखिए आप 24वें का दूसरा प्रश्न पूछा गया है। 24वें का दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो कच्चे माल के आधार पे उद्योगों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार लिखा है कृषि आधारित उद्योग। तो इसमें आपको वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों के बारे में बताना था जो कच्चे माल के रूप में उपयोग में होते हैं। इस प्रकार के उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रकार है खनिज आधारित उद्योग। ये खनिज अयस्कों यानी कि कच्ची धातु का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है, जिनको हम खनिज आधारित उद्योग बोलते हैं। तीसरा लिखा है समुद्र आधारित उद्योग। इसमें सागरों या महासागरों से प्राप्त उत्पाद जो होते हैं उनको कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है और जो समुद्र आधारित उद्योग कहलाते हैं। और नंबर 4 वन आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त उत्पाद वन आधारित उद्योग होते हैं। इसके अथवा में भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण यहाँ पे पूछा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर भी उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसमें निजी क्षेत्र के उद्योग हैं, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और नंबर 4 है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिए, इस प्रकार से इनका वर्गीकरण होगा। तो ये 24वां प्रश्न अपना कंप्लीट हुआ। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 25 का जो पहला पूछा गया है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, और ये भारतीय संविधान के पहले पार्ट से लिया गया है, जो राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर है उसमें से लिया गया है ये प्रश्न। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो मेरे ख्याल से ये आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल सही होगा और इसमें उत्तर लिखा है मैंने, हालांकि थोड़ा शॉर्ट में लिखा है तो आप देख लेना इसे। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत होने के कुछ कारण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो 5 तरह के मैंने यहाँ पे कारण लिखे हैं, जैसे आदर्शों को सूत्रबद्ध करने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, बहुमत की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने के लिए और व्यापक हितों की सिद्धांतों की रक्षा के लिए। तो अच्छा प्रश्न था ये। और इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है, क्या आप सहमत हैं कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये प्रश्न समझिए इसे आप, क्या आप सहमत हैं कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना आवश्यक है? देश में एक से अधिक स्तर की सरकारें, अगर एक से अधिक स्तर की सरकारें होती है तो उसको कहा जाता है संघवाद। देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना संघवाद कहलाता है। तो सीधी सी बात, आपको संघवाद के बारे में लिखना था। थोड़ा स्पष्ट करते हैं, चलिए देखिए। हाँ, हम सहमत हैं कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकारें होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे देश में कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन को चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसमें आपको न्यायालय के 3 स्तर मिलेंगे। सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, इसलिए भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा 3 अंगों में किया गया है। शक्तियों के बंटवारे से सरकार की सभी अंगों की जो शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का जो संतुलन है वो बना रहता है। इसलिए देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना क्या है? आवश्यक है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 में जो दूसरा पूछा गया, अच्छा प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत के सरकारी विद्यालयों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे साथ पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट करना है। घूम फिर के बाद भारतीय धर्मनिरपेक्षता पे आइए। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में ही आपको बताना है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के जो 3 उद्देश्य हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। जैसे पहला लिखा है, कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कुछ लोग अपने धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस प्रकार से ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में 3 पॉइंट बनाने थे। उसके बाद में आखिर में लिखना था आपको, सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह सभी धर्म को समान दृष्टि से देखता है और स्वयं को धर्म से दूर रखता है।
तो इस प्रकार से ये उत्तर करना था। मेरे ख्याल से आपका आंसर राइट है, सही है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसी के अथवा में पूछा गया है, भारतीय राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें मैंने उत्तर लिखा है, भारतीय राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संविधान के मूल सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। इसके अलावा कुछ पॉइंट भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान में बताया गया है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो स्पष्ट रूप से कहता है, इसका जिक्र हालांकि मैं ऊपर पेपर में कर चुका हूं, कि राज्य जो है वो धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इससे सभी नागरिकों को समान अवसर मिलते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी को पता है, जहां राज्य किसी धर्म को संरक्षण या विरोध नहीं देता। उदाहरण के लिए कुछ लिखा मैंने, सरकारी नौकरियां जैसे शिक्षा और कानून सभी के लिए समान है, चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। यानी कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सच्चे अर्थ में वही धर्मनिरपेक्षता होती है। और व्यवहारिक लाभ में मैंने यहाँ पे लिखा, ये प्रावधान सामाजिक सद्भाव बनाए रखता है और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। जैसे अनुच्छेद 25 से 28 का मैंने यहाँ पे जिक्र किया, जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो राज्य सबको समान मानता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इस तरह से कक्षा 8 के एसएसटी का जो पेपर है उसमें 25% मैंने हल कर दिए हैं। तो अब पहुंचते हैं हम अंतिम निष्कर्ष पे। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा प्रश्न पत्र है जहां पर 100 की गुंजाइश बनती दिख रही है। अगर आप शुरुआत के प्रश्न सही करते हैं, जो 1 से 8 हैं, 9 से 12 हैं, उसमें अगर आपके नंबर अंक नहीं कटते हैं तो पूरी पूरी उम्मीद की जा सकती है कि आप इस पेपर में 100 में से 100 बना पाओगे। तो आखिर में कमेंट में हमें बता दीजिए कि ऐसा कौन है जो उस दायरे में आ रहा है 100 में। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।